Good morning, everyone. My name is Dr. Jitendra, and I am Assistant Professor in Respiratory Medicine Department. And today we are going to discuss about microbiology and pathophysiology of pulmonary tuberculosis. तो टीबी सब जानते हैं टीबी के बारे में क्या क्या जानते हैं? 6 सेमेस्टर में हो यार टीबी डॉक्टर होने वाले हो। इंडिया में एक ही डिजीज तो कॉमन है रेस्पिरेटरी की, कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यही बोल दो। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज ए species of pathogenic bacteria in the family of Mycobacteriaceae and the causative agent of tuberculosis. It is first discovered in 1882 by Robert Koch. It is waxy coating on its cell wall surface primarily due to the presence of myocholic acid. So this coating makes the cell impervious to gram stain, and as a result tuberculosis can appear weakly gram positive. Acid fast stains such as Jaden staining or fluorescent stains such as auramine are used instead to identify tuberculosis in microscopy. ग्राम स्टेन क्या होता है? जेडन स्टेनिंग क्या होती है? ग्राम स्टेनिंग तो स्टेनिंग होती है ना डिफरेंशिएट करने के लिए बैक्टीरिया को, पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव। कौन से होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस में ग्राम स्टेन वीकली पॉजिटिव क्यों होता है? माइक्रोलिक, तो वो क्या होता है ग्राम स्टेन जो होता है ना उसको कंटेंट देख पाती है, इसलिए इसमें वीकली पॉजिटिव आता है, इसलिए हम जेडन स्टेनिंग करते हैं मेनली ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, द फिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज हाईली एरोबिक एंड रिक्वायर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन. It is non-spore forming, non-motile, rod-shaped bacteria, cell wall rich in lipid, mycolic acid, and it's very slow growing bacteria. Transmission of TB. TB is carried in airborne particles called droplet nuclei. Their size is 1 to 5 micron in diameter. Infectious droplet nuclei are generated when person who have pulmonary or laryngeal TB disease coughs, sneeze, shout or sing may spread droplets. अच्छा, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या डिफरेंस है? तेज बोलो यार। कौन कौन से? ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाला पेशेंट के ड्रॉपलेट्स अगर निकल रहे हैं तो उससे क्या टीबी होगा? होगा क्या? हाँ या ना? कब? प्योरली एक्स्ट्रा पल्मोनरी, चलो छोड़ो, प्योरली एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तब नहीं होगा ना ड्रॉपलेट से, क्योंकि ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती है? मेरी लंग से आती है, एयरवे से आती है, कोई कैविटी नहीं होगी, कोई ब्रोंकस से कम्युनिकेशन नहीं होगा, इफ्यूज़न पड़ा है हमारे पास। ठीक है, वो तो लंग पेरेन्काइमा से बाहर है कैविटी में, तो उसके ड्रॉपलेट से तो नहीं होगा अगर प्योरली वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। ठीक है, अगर अंडरलाइन कैविटी है तो वो पल्मोनरी में आ गया, वो अलग बात है। कोई पेशेंट है अगर एब्डोमिनल टीबी वाला पेशेंट है, पॉट स्पाइन टीबी स्पाइन है, ठीक है, जेनेटल टीबी है, तो वो लोग आराम से रह सकते हैं बिना मास्क लगाए हुए। ठीक है, वो इन्फेक्शन नहीं होता उनके ड्रॉपलेट में, टीबी वाला बैक्टीरिया नहीं होता। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट दीज टीनी पार्टिकल्स कैन रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर सेवरल आवर्स. कितने घंटे तक रह सकता है? क्या लाइफ टाइम हो सकती है इसकी बैक्टीरिया? अगर कोई पेशेंट यहाँ स्नीज करके गया है, ड्रॉपलेट्स निकले हैं, तो ये एरिया कब तक इन्फेक्टेड रहेगा? 21 आवर्स. ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिट थ्रू द एयर नॉट बाय द सरफेस कॉन्टैक्ट. हाँ, सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं स्नीज करके जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे को टीबी है, ड्रॉपलेट गिरे मेरे, इसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, बट अगर आप ऐसे कांटेक्ट में आ रहे हो तो आपको टीबी नहीं होगा। टीबी कब होगा? अगर आप यहीं बैठे हो, कोई झाड़ू लगाने वाला है, झाड़ू लगाने लग जाए, तो ड्रॉपलेट जब तक एयरबोर्न नहीं होंगे, हवा में नहीं उड़ेंगे झाड़ू से, तब तक आपको टीबी होने के चांस कम है। ठीक है, तो सरफेस कॉन्टैक्ट से नहीं होता।
Transmission occur when a person inhale droplet nuclei containing tuberculosis and the droplet nuclei transverse the mouth or nasal passes upper respiratory tract and bronchi to reach the alveoli of the lung. इनहेल किया, एयरवेज में गए, नीचे एल्वलाई में गया, वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई होंगे, तब जाके हमें ट्यूबरकुलोसिस होगा. ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरप्ले बिटवीन द बेसिलस एंड होस्ट इम्यूनिटी. एक आदमी है, डायबिटिक है, ठीक है, और एक है नॉन डायबिटिक, दोनों कांटेक्ट में आए हैं किसी पेशेंट के, तो किसको ज़्यादा चांस होंगे? क्यों? इम्यूनिटी. ठीक है. तो मोस्ट कॉमन जैसे HIV पेशेंट है, डायबिटिक है, कैंसर वाले पेशेंट हैं, रीनल फेलियर वाले पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी कम है, ठीक है, उनमें टीबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं. तो होस्ट इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. द होस्ट कैन विन ओवर द बेसिलाई और बेसिलस कैन ओवरवेलम द होस्ट. Infection spread by aerosol pulmonary TB is the predominant form of disease. Extrapulmonary TB is commonly a consequence or accompaniment of pulmonary TB. Consequence होता है हमेशा जब भी कभी TB का इन्फेक्शन होगा मोस्टली डायरेक्ट एयरसोल से ही होता है. ठीक है. प्राइमरी TB में क्या होता है कि किसी ने इनहेल किए बट उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि बॉडी ने रेसिस्ट कर दिया और वो डोरमेंट फेज में रहेगा, वो प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिजीज में नहीं कन्वर्ट होगा. तो कभी भी जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है तो उसका मेन कोज यही होता है कि पहले से ही बॉडी में या तो लंग में या कहीं पे उसका टीबी का डोरमेंट बैक्टीरिया होना चाहिए. ऐसा ही नहीं होगा कि किसी ने ब्लड लिया और इंजेक्ट किया और टीबी हो गया. ठीक है. और कोई ऐसा दूसरी चीज़ है जिसके ड्रॉपलेट के अलावा भी हो सकता है? कोई और? न्यूबॉर्न चाइल्ड क्या होगा? ट्रांसप्लेसेंट हो सकता है ना, एक वो रीज़न भी हो सकता है ड्रॉपलेट्स के अलावा. और ड्यूरिंग बर्थ और क्या क्या हो सकता है? वही 3 तरीके से होगा. अगर न्यूबॉर्न बेबी ने इनहेल किया उस टाइम, ठीक है, या उसने वो इंजेक्शन हुआ, एस्पिरेट किया, उसमें अगर टीबी बैक्टीरिया हुआ. ठीक है. तो फर्स्ट पेशेंट विल एक्सपोज टू माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यूजुअली इन चाइल्डहुड एंड देयर मे बी 2 पॉसिबिलिटी. It may be lead to infection or not in infection. The first infection focus form in body is gone focus. What is gone focus and what is gone complex? ये तो पढ़ के आओगे ना, क्या होता है gone focus? नेक्रोटिक. क्या नेक्रोटिक? चलो अभी आगे देखते हैं. ठीक है. Then infection lead to maybe heal and convert into latent TB in 85 to 90%. सिंपल. अगर 100 बच्चों में अगर टीबी से वो एक्सपोज हुए हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, तो मिनिमम 10 में ही वो स्प्रेड होगा. ठीक है. बाकी 9 में वो हील हो जाता है. ठीक है. एंड इट विल बी कन्वर्टेड लेटेंट टीबी. And what is latent TB? Latent TB is the term which do not microbacterium is consist in body, but it will not spread and it will not to progress in further disease. ठीक है. तो ये latent TB होता है. बट अगर वो आगे प्रोग्रेस करेगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव प्राइमरी TB and it will occur in 10 to 15% of patient. ठीक है. नाउ व्हाट? अगर लेटेंट TB है बच्चे को, ठीक है, उसको बचपन में TB हुआ बट उसको प्रोग्रेसिव नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा? भाई एक तो था लड़का जिसको बचपन में टीबी और उसी टाइम में डिजीज प्रोग्रेस हो गई, उसको टीबी के सिम्टम आ गए, फीवर हुआ, वेट लॉस हुआ, सब कुछ हो रहा है. ठीक है. वो तो प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी हो गया. बट अभी वो डोरमेंट बेसिलाई ही है उसके पास, रेपिडली ग्रोइंग नहीं है, तो लेटेंट टीबी में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. तो आगे लाइफ में क्या होगा? फर्दर क्या हो सकता है? लिखा हुआ है यार. रीएक्टिवेशन हो जाएगा. ठीक है. लेटर ऑन एज में आएगा कि सर सिम्टम आ रहे हैं, क्रॉनिक कफ है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है. ठीक है. तो रीएक्टिवेशन हो जाएगा एंड इट विल ओपन 5 to 10% इन लाइफ टाइम इन HIV नेगेटिव पर्सन एंड एटलीस्ट 10% पर ईयर इन HIV पॉजिटिव पेशेंट. अबाउट 2/3 ऑफ पोस्ट प्राइमरी TB पेशेंट विल अगेन री-इन्फेक्ट. ठीक है. मतलब उनमें एक बार हुआ गया, 2 बार हो गया, पेशेंट रिकरेंस के साथ आते रहते टीबी में, तो उनमें से भी 2/3 जो होंगे उनको फर्दर लाइफ में सेकेंडरी और टर्शियरी रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहेंगे. सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बनता है हील इज
माइक्रोबैक्टीरियम जाएगा लंग में, ठीक है, वहाँ पे एल्वियोलर मैक्रोफेज होती हैं। इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करवाता है बॉडी में? लंग में मेनली एल्वियोलर मैक्रोफेज ही आएंगी। कभी भी कुछ इनहेल पार्टिकल, कोई भी बैक्टीरिया आएगा, वो क्या करेंगे, उसको इनगल्फ करेंगे। इनगल्फ करने के बाद क्या होगा? फेगोसाइटोसिस होगा, ठीक है। अगर फेगोसाइट नहीं कर पाई, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो क्या होगा? उससे पहले क्या होगा? गुड, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे? इंटरल्यूकिन साइटोकाइन से जनरेट करेंगे, देन वो एप्सिलॉइड सेल बनाएंगे और देन ग्रेनुलोमा बनेगा। ये सारी क्या है, मतलब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। एक ग्रेनुलोमा बन जाएगा, उसके बीच में माइक्रोबियल ट्यूबरकुलोसिस रहेगा, और अब वो क्या हो गया? लेयर से कवर हो गया, ठीक है। तो क्या क्या अच्छा चीज़ हुई, क्या अच्छी चीज़ हुई बॉडी के लिए? स्प्रेड नहीं होगा ना वो दूसरी जगह, और सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो क्या हो गया? वो लोकल ही रह गया और वो स्प्रेड नहीं होगा। तो वहीं पे वो, अगर वो हील हो जाएगा, यही ग्रेनुलोमा अगर हील हो गया, तो वो पेशेंट सेफ हो जाएगा, केविटी नहीं बनेगी फर्दर, और वो स्प्रेड नहीं करेगा, उसकी डिजीज प्रोग्रेस नहीं होगी। तो ये क्या है? हील मैकेनिज्म है, ग्रेनुलर फॉर्मेशन है, हील मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है एप्सिलरी जर्म सेल, एप्सिलरी सेल से बनाएगा, मल्टीन्यूक्लियड जाइंट सेल्स जिनको बोलते हैं। ग्रेनुलर फॉर्मेशन उसको गोन फोकस बोलते हैं। अब वही गोन फोकस जब नियर बाई लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट करेगा, तब क्या बनता है? गोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो ये डायग्राम सेम वही है कि हील लेजन हुआ, मे बी प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बना, अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है पेशेंट की, तो प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी में कन्वर्ट हो गया। बट जिनमें है इम्यूनिटी अच्छी है, वो लेटेंट लीजन में कन्वर्ट हुए, देन इट विल लीड टू सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस एंड प्रोग्रेसिव सेकेंडरी टीबी, ठीक है। व्हाट इज मिलियरी टीबी? लिख रहा है इसमें, नीचे कुछ लिखा हुआ है, मैसी ह्यूटेजन डिस्क्रिमिनेटेड। अगर वहीं प्राइमरी फोकस से हीमेटोजेनिक स्प्रेड हो गया, टीबी ब्लड के थ्रू बॉडी में किसी पार्ट में, स्प्लीन में, किडनी में, लीवर में चली गई, ठीक है, इवन प्लूरल सरफेस ऑफ लंग चली गई, ठीक है, तो वो क्या बने? मिनिमेंट से सीड्स लाइक फोकाई बना देते हैं टीबी की, ठीक है, एंड इट विल लीड टू मिलियरी टीबी। सो क्लासिफिकेशन based on sequence: primary TB, disease in person with no previous exposure, be it in a child, usually in country where TB is and highly endemic, ठीक है, or an adult in country where substantial control of TB has been achieved, ठीक है। प्राइमरी TB बच्चों में भी हो सकता है और एडल्ट में भी हो सकता है, बट एंडेमिक कंट्री, जैसे इंडिया में एंडेमिक कंट्री है TB के लिए, तो यहाँ पे बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी, प्राइमरी डिजीज विच इज जनरली सेल्फ लिमिटिंग, में प्रोग्रेस टू गिव राइज टू लार्ज लेजन। सेम चीज़ जो भी बताइए, अगर इम्यूनिटी कम है और डिजीज अच्छी खासी फैली है, तो वो प्राइमरी टीबी में कन्वर्ट हो जाएगी। डिजीज पोस्ट प्राइमरी टीबी, डिजीज विच इज द रिजल्ट ऑफ एंडोजेनस रीएक्टिवेशन और एक्सोजेनस री इन्फेक्शन। पेशेंट था, ग्रेनुलोमा बन गया, हील्ड हो गई डिजीज, कुछ नहीं हुआ, लाइफ में आगे बढ़ा, इम्यूनिटी कम हुई, तो डिजीज क्या होगी? या तो रीएक्टिवेट हो गई, या कोई ऐसा आदमी था जिसको कभी टीबी हुआ ही नहीं, बट फर्दर लाइफ में कभी उसको लेटर ऑन HIV हुआ, डायबिटीज़ हुआ, कुछ भी हुआ, और वो किसी ऐसे आदमी के कांटेक्ट में जिसको टीबी हुआ, तो क्या होगा? एक्सोजेनस री इन्फेक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? थोड़ा थोड़ा। बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेस पे पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। डिसेमिनेटेड टीबी, disease involving more than 2 non-continuous sites. It can occur in primary and post-primary form of TB. कौन सी होती है जो more than 2 continuous sites पे इन्वॉल्व होगी टीबी? कौन सी हो सकती है? सही बोल रहा है कोई पीछे से? भाई 2 साइड पे डिजीज कैसे हो सकती है? कोई कोज स्प्रेड होने का? हम्म, हाँ, हीमेटोजेनिक स्प्रेड मोस्ट कॉमनली, ठीक है। इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन टीबी में मिलियरी टीबी जो हीमेटोजेनिक स्प्रेड होता है, मोस्ट कॉमनली डिसेमिनेट टीबी में कन्वर्ट बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर मिलियरी टीबी भी आता है, ठीक है। तो क्या होगा? दो ऐसे ऑर्गन जो कि कांटेक्ट में नहीं है, बट उनमें क्या है? टीबी है, और मिलियरी सीड्स मिल रहे हैं, तो उसको डिसेमिनेटेड टीबी बोलते हैं। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? ठीक है। Primary TB, it's always begin in lung. Is certain sites such as apical and posterior segment of upper lobe
apical segment of lower lobe or upper portion of right middle lobe or described as likely site of primary infection. अपर लोब में मोस्ट कॉमन क्या होती है? मोस्टली राइट अपर लोब में टीबी होता है। डायग्राम भी कभी देखा होगा, हमेशा राइट अपर लोब में ही गॉन फोकस और ये बनाते हैं अपन। क्यों कॉमन होता है? एनाटमी इरिटेशन ज़्यादा हो, चलो ठीक है। और एनाटमी है ना, वाइड होती है, डायरेक्टली ओपन होती है, इसलिए इनहेल जो पार्टिकल डायरेक्ट सीधे राइट अपर लोब में ज़्यादा जाता है। ठीक है। द फोकस ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन इन द लंग इज यूजली सबप्लूरल इन द मिडल पोर्शन. It is less than 1 centimeter area of gray white inflammation which with consolidation develop called gonophogus, which often caseate. And tubercle bacilli is drained to the regional lymph node, which also often undergo caseous necrosis. A parenchymal lesion plus nodal involvement is called gon complex. ठीक है। लंग में अपर राइट अपर लंग है, लेस देन 1 सेंटीमीटर का कोई कंसोलिडेशन इन्फ्लामेशन एरिया है, वहाँ जहाँ हमारे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। मल्टीप्लिकेट जाइंट सेल्स बनाई है, ग्रेनुमा बनाया है, वो ड्रेन होगा नियर बाई लिम्फ नोड में। नियर बाई लिम्फ नोड कौन सा होगा? राइट अपर लोब का। है हाँ, राइट हाइलर होगा। ठीक है। तो नियर बाई मोस्टली राइट हाइलर। तो कभी भी जब भी बच्चे अपने पास आते हैं तो एक्सरे में क्या मिलता है हमको? कोई बच्चा टीवी के साथ आया तो फिजिकली बात कर लेते हैं, एक्सरे कराएंगे तो क्या दिखेगा आपको? वही जो मैंने बोला वो दिखेगा उसको, वही राइट अपर लोब और राइट हाइलर लिम्फ नोड एंड लार्ज न्यूमोनिया। ठीक है। तो हम क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को कि भाई इसको टीवी है, टीवी से ये इन्फेक्ट हुआ है। ठीक है। Some reported site of pulmonary tuberculosis are the most common site is lung and BCG vaccine site, and less common is tonsil and adenoids. Another uncommon is iliac, and rare chances in colon, pharynx, duodenum, stomach, uvula, skin, liver, buccal mucosa, esophagus. There is rare chance of primary tuberculosis complex formation. ठीक है। फर्दर चेंजेस ऑफ प्राइमरी कॉम्प्लेक्स क्या क्या हो सकता है? अभी तक तो हमने देखा रीजनल लिम्फ नोड में ड्रेन करता है। कभी कभी क्या था, एंडोब्रोंकियल स्प्रेड हो जाता है, जो हमारे ग्रेनुमा बनेगा उसका लिक्विडेशन केसिन मटेरियल एक्सलेटरी और कॉन्ट्रालेटरी एसिड न्यूमोनिया कन्वर्ट होता है। क्या होता है एंडोब्रोंकियल स्प्रेड? देखो लंग में सिंपल सी 4 चीज़ होती हैं। ठीक है। एयरवे, ट्रेकिया, ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकाई, एल्वलाई। ठीक है। ये पूरा होता है एयरवे। इसके चार तरफ क्या होता है? पेरेन्काइमा। ठीक है। और बाहर क्या होती है? प्लूरा, और इसके बाद चेस्ट। सिर्फ ये 4 चीज़ होती है, इन 4 चीज़ों में डिजीज होती है। ठीक है। एंडोब्रोंकियल मीन्स क्या हुआ? ब्रोंकस, ब्रोंकस के अंदर, जबकि गॉन फोकस कहाँ बन रहा था? पेरेन्काइमा में। तो क्या होगा? डिजीज प्रोग्रेस होगी, ब्रोंकस को इन्वेट करेगी, ब्रोंकस से ट्यूबरकुलर बेसिलस निकलेंगे और एक्सलेटर और कॉन्ट्रालेटर जो अपने एयरवेज हैं वहाँ भी जाएंगे और क्या करेंगे? एंडोब्रोंकियल टीबी। ठीक है। तो पल्मोनरी टीबी और एंडोब्रोंकियल टीबी में एक डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है? वो मेनली ब्रोंकस में है। ठीक है। Implantation of microbacterium in the mucosa of upper airway can result in laryngeal TB, oral और middle ear TB. क्या हुआ इसमें? पेशेंट को टीबी था, उसको स्पूटम में माइक्रोबैक्टीरियम आ रहा है। ठीक है। क्या करता है पेशेंट मोस्टली? अगर कफ आएगा तो क्या करेगा? बाहर निकालेगा, खांसेगा, स्प्लिट आउट करेगा। तो ऊपर क्या आता है हमारा? लैरिंग्स, ओरल कैविटी। ठीक है। अब ऐसा पेशेंट जो कफ आउट नहीं कर पा रहा, लेटा होगा, तो क्या होगा? मेनली स्पूटम उसके गले में लैरिंग्स तक आएगा, वहाँ रहेगा, तो क्या करेगा वो? वहाँ पे भी इन्फेक्शन करेगा और लेरिंजियल टीबी में और ओरल टीबी कैन कोज। ठीक है। तो अगर लेरिंजियल टीबी जब भी पेशेंट में होता है तो उसका मेन कोज यही होता है कि उसको लंग टीबी है और वो केविटी टीबी है, तो स्पूटम उसका ऊपर आ रहा है, वो स्प्लिट आउट नहीं कर पा रहा, वो लेरिंजियल टीबी में भी कन्वर्ट होगा। ठीक है। स्वेलिंग इन्फेक्टिव स्पूटम कैन लीड टू टीबी एंड अल्सरेटिव ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। कुछ भाई साहब होते हैं जिनको बलगम निकालने का शौक नहीं होता, थूकते नहीं, वो पेट में निकल जाते हैं, तो इट में लीड टू GIT टीबी। ठीक है। परफोरेशन ऑफ ब्रोंकस बाय एनलार्ज केजेस लिम्फ नोड फॉलोड बाय एंडोब्रोंकियल स्प्रेड कैन रिजल्ट इन बेसिक सेगमेंटल और लोबर न्यूमोनिया। वही चीज़ है, स्मॉल ब्रोंकस की जगह लार्ज ब्रोंकस को इन्फेक्ट कर दिया, पूरे लोब को इन्वॉल्व कर दिया, तो टीबी के साथ उसको लोबर न्यूमोनिया भी हो गया।
लास्ट hematology is disseminated to organ like liver, intestine, spleen, kidney, bones, meninges, skin, eye and other organs. hematology spread हो गया, ठीक है. हीलिंग अभी तक तो ये पेशेंट था ग्रेनुलोमा में कन्वर्ट हो गया. अब अगर प्रोग्रेस नहीं करेगा तो क्या होगा, वो हील होगा. तो इट विल लिमिटेड टू प्राइमरी फोकस नॉन प्रोग्रेसिव हीलिंग बाय फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन, ठीक है. एंड गोन कॉम्प्लेक्स आफ्टर अंडरगोइंग प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस प्रोड्यूस रेडियोलॉजिकली डिटेक्टेबल कैल्सिफिकेशन कॉल्ड रेन के कॉम्प्लेक्स. गोन फोकस था, ड्रेनेज हुए लिम्फ नोड में, रीजनल में गोन कॉम्प्लेक्स बनाया. अगर वो प्रोग्रेस नहीं किया तो उसमें फाइब्रोसिस हुआ, कैल्सिफिकेशन होगा, और अब हम उसको क्या बोलेंगे, एपी ट्यूबरकुलोसिस. रेयर बट मोस्ट फ्रीक्वेंट इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन. It is benign lesion appearing as a dense homogeneous shadow on chest radiograph, typically V-shape, non-specific pneumonia consultation, and currently view is that is either resolving TB pneumonia or at least produced by obstruction bronchus by TB lymph node or by primary pulmonary lesion. कभी कभी हम क्या देखते हैं कि पेशेंट जो बच्चा है ना, मेनली बच्चों में होता है, पर्टिकुलर बच्चों के लिए उसमें मेन सिम्टम ये नहीं आता कि राइट पेरिफेरल इलाजमेंट है, राइट हाइलर इलाजमेंट है. उसका लिम्फ नोड अगर एनलार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो एडजॉइंग जो ब्रोंकस होता है उसको कॉलेज कर देगा. कॉलेज कर देगा तो वो पार्ट क्या होगा, अगर ब्रोंकस है तो उसके लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है. तो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा ब्रोंकस को, तो वो लंग करेगा ना, क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. एयर नहीं होगी तो क्या होता है, कोलैप्स ही होता है. तो हमें क्या मिलेगी, बेस शेप ओपेसिटी मिलेगी राइट साइड में. मीन्स हम सोचेंगे क्या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है कुछ, क्योंकि मेनली ऑब्स्ट्रक्शन का होता है ब्रोंकस में होता है, बट ये भी ब्रोंकस में नहीं है. ये टीबी इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की वजह से इस टर्म को बस एपी ट्यूबरकुलोसिस कहा गया है. सिंपल सा है, और अलग से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. पोस्ट टर्मिनेट टीबी इट्स इन्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैज प्रीवियसली इन्फेक्टेड और सेंसिटाइज्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी और पोस्ट प्राइमरी टीबी. It can be due to reactivation or reinfection. It's most commonly in the apical or subapical region of the lung. Higher oxygen tension has unfavorable effect on the macrophage and thereby permit intracellular growth. And higher vascularity and consequent increase in oxygen tension favor multiplication at other sites such as end of long bone, vertebra and renal column. अभी किसी ने बोला था कि राइट वो अपर लोब में ऑक्सीजन टेंशन ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम होता है उसकी ग्रोथ को तो फेवर मिलता है, बट जो मैक्रोफेज होती है वो उसके लिए अनफेवरेबल होती है. तो सिंपल सा, जिस चीज़ को फेवर मिल रहा है वो ग्रोथ करेगी, जिस चीज़ को नहीं फेवर होगा, ग्रोथ नहीं होगा, तो सिंपल आगे पेशेंट को वापस से टीबी रिएक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है. अर्ली लीजन. अर्लीस्ट लीजन क्लियरली विजिबल इन क्लिनिकल टीबी कंसिस्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन नॉट एट द अपेक्स बट एट द सब एपाइकल एंड इंफ्राक्लिनिकल रीजन. These infiltrates are known as Asman infiltrates और फोकाई. Asman फोकाई क्या होगा, पेशेंट आएगा एक्सरे के साथ, एक्सरे में आपके जो इंफ्राक्लिनिकल रीजन है वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट होंगे. इंफ्राक्लिनिकल रीजन भी जो होता है मेनली अपर लोब में ही आता है, ठीक है. पेशेंट में गोन कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ नहीं, बट इन्फिल्ट्रेट से मोस्ट कॉमन, तो उन इन्फिल्ट्रेट्स को अपन एसमन इन्फिल्ट्रेट्स और फोकाई बोलेंगे, जो टिपिकली होते हैं टीबी के, पल्मोनरी टीबी के, ठीक है. Pleural tuberculosis. Pleural effusion is a frequent sequelae to primary TB in adolescent and adults, uncommon in younger child. Occur many years after primary infection as extension of post-primary TB or as a isolated effusion. Primary effusion same site as a primary complex result of continuous affliction, and bilateral effusion or on the side opposite to primary complex miliary disseminating. Pleural and subpleural granuloma seen on both visceral and parietal surface tends to follow the lymphatic on the visceral surface and may be discrete. क्या होता है, पहली बात तो प्लूरल टीबी हुआ क्या, प्लूरा में जो टीबी प्लूरल टीबी हुआ, मैंने भी बताया ना, लंग में सिर्फ 4 चीज़ होती है हमारे पास, एयरवे, पेरेन्काइमा, प्लूरा और चेस्ट वॉल. तो प्लूरल टीबी कहाँ होगा, प्लूरा में. कितनी लेयर्स होती है प्लूरा की, कौन कौन सी, बाहर वाली कौन सी होती है, अंदर कौन सी होती है, पेन सेंसिटिव कौन सी होती है, कौन कौन पेराइटल बोल रहा है, कौन कौन बोल रहा है, हाथ खड़े बोल रहा है, पेराइटल दो ही बोल रहे हैं, बाकी सब विसरल विसरल, बाकी कुछ नहीं बोल रहे हैं ना. पेराइटल से होती है पेन सेंसिटिव, क्योंकि नर्वेशन नहीं होता है, ठीक है, नर्व नहीं जाती है. विसरल में नर्व्स नहीं होती इसलिए पेन नहीं होता, ठीक है. तो मेनली प्लूरल इफ्यूजन जो होगा मे बी प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है. प्राइमरी फोकाई था, उसमें मेनली सब प्लूरल फोकाई था. अभी हमने जिस पढ़ा क्या होता है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो फोकाई थे सब प्लूरल बन रहे थे, एडजस्टमेंट प्लूरल पे गया
फ्लूइड कैविटी में वेसल आएगा, ठीक है। वेसल आएगी तो फ्लूइड कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड में वेसल आ जाएगा, फिर क्या होगा, इफ्यूजन क्रिएट करेगा, मल्टीप्लाई होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। कौन से टाइप का इफ्यूजन होता है, ट्रांजिटेटिव एक्सुडेटिव, एक्सुडेटिव और है ना, ठीक है, एक्सुडेटिव होता है। क्या डिफरेंस होता है एक्सुडेटिव और ट्रांजिटेटिव में, प्रोटीन, ठीक है। तो टीबी वाले में प्रोटीन ज़्यादा होगा या कम होगा, यार एक्सुडेटिव में तो ज़्यादा ही होता है ना प्रोटीन। एक्सुडेटिव का मीन्स ये है कि प्रोटीनियस फ्लूइड है, ठीक है। क्यों होता है प्रोटीन ज़्यादा, ट्रांजिटेटिव में प्रोटीन कम क्यों होता है और एक्सुडेटिव में प्रोटीन ज़्यादा क्यों होता है, मैकेनिज्म क्या होता है इफ्यूजन बनने की, और सही है, और बताओ, दोनों सही है। एक और प्रेशर रह गया, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, ये प्रेशर होते हैं जो हम कहीं भी बॉडी में, चाहे प्लूरल, चाहे पेरिटोनियम में, चाहे फ्लूइडाइटिस हो, कहीं पे भी फ्लूइड एक्टिवेट करने के लिए यही कंडीशन होती है, हाइड्रोजन प्रेशर बढ़ जाएगा, उनका प्रेशर कम हो जाएगा, या कैपिलरी परमिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूब्यूल क्या होते हैं, जो प्लूरा की जो होती है परमिटिविटी उसको कम कर देते हैं। तो जितने भी एल्वेलाइज के जो फ्लूइड होता है वो एग्जीक्यूट करके कहाँ जाता है, प्लूरल कैविटी में, और वहाँ पे मल्टीप्लाई करके धीरे धीरे प्लूरल इफ्यूजन बन जाता है, ठीक है। Large cases of cavity lesion rupture into the pleural space more commonly in post-primary TB and post-bronchopleural fistula with empyema. अब जैसे पोस्ट प्राइमरी टीबी पहले से पेशेंट को कैविटी थी, वो रप्चर हो जाएगी प्लूरल कैविटी में, तो वो क्या बनाएगी, वहाँ पे भी प्लूरल इफ्यूजन कर देगा या फिर ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बनाएगा, ठीक है। क्या होता है ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला, ब्रोंकस प्लूरा फिस्टुला, गुड, ठीक है। एम्पाइमा में हील विथ फाइब्रोथोरेक्स एंड समटाइम्स एज ए कैल्सिफाइड प्लूरल प्लेग रिजल्टिंग इन ट्रैप्ड लंग एंड फंक्शनल डिसेबिलिटी। अगर प्लूरल इंफेक्शन या ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे एम्पाइमा में कन्वर्ट होगा, पस बनेगा, और पस का फर्दर क्या होता है, या तो वो वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगा, फिर कैल्सिफाइड हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो रिमेनिंग लंग बचेगा वो क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। वही बोला है कि लंग ट्रैप हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा, फंक्शनल डिसेबिलिटी, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो गई, लंग एक्सपेंड नहीं होगा। Disseminated tuberculosis, widespread visceral tuberculosis due to hemogeneous disseminated of virulent TB bacilli from an active caseous source of infection. These are small discrete nodules, grey to reddish on cut surface, 1 to 2 mm diameter, distributed even throughout the affected organ. Mainly जिसमें भी disseminated TB होता है, जो भी organ में होगा उसमें क्या मिलता है अपन को surface पे, डिस्क्रिमिनेट टीबी था, मिली टीबी हुआ, उसको वहाँ गया हेमरेजिक स्प्रेड हुआ, तो अगर उसका कट सेक्शन लेंगे स्प्लीन का तो क्या दिखता है वहाँ पे, नोडुल्स कौन से होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, डिस्क्रीट नोडुल्स होते हैं, ठीक है। ग्रेज टू रेडिश होती है। पैथोलॉजी में आ रहा है कि अगर अपन को पैथोलॉजी सैंपल मिले लंग का, स्प्लीन का, अगर उसमें ऐसे नोडुल्स हों, ठीक है, तो ये क्या कहोगे उसको, मिलिट्री टीबी, ठीक है। इसका फीचर होता है ये मिलिट्री टीबी का। Lung, liver, spleen and bone marrow most frequently affected. Pleural and pericardial involvement is common with bilateral effusion frequently associated with miliary TB. Other organs like kidney, intestine, fallopian tube, epididymis, prostate, adrenal gland may be found studded with miliary TB. And mediastinal lymph node enlargement common seen in infant with miliary tuberculosis. ग्रेनुलमा फॉर्मेशन, अभी तक अपन ने बात की कि भाई मल्टीप्लाई हुआ, एल्वेयर मैक्रोफेज में इनगल्फ किया माइक्रोबैक्टीरियम को, फिर वहाँ पे फेगोसाइटोसिस हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरियम बने एक मैक्रोफेज में, फिर वो बाहर निकले, उन्होंने बाकी मैक्रोफेज को इन्फेक्ट किया, फिर वो क्या करेंगे, क्या बनाते हैं, वो एपिथेलियल और आएंगी वहाँ पे, मोनोसाइट्स आएंगी, एपिथेलियल जाइंट न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे ना, वर्ड सुना है ना, जाइंट न्यूक्लियोसाइड एपिथेलियम सेल, तो होती बहुत सारी एपिथेलियम मिल जाती है, ठीक है। वो बन के तो जब बहुत सारी न्यूक्लियोसाइड मैक्रोफेज मिलेगी तो उसमें एक सेल जब जाइंट सेल बनाएगी तो उसमें न्यूक्लियाई क्या होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी ना, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट एपिथेलियल सेल बनेगी, ये सारी सेल बन के एक पेरिफेरी एरिया बनेगी, ठीक है।
उसके बीच में जितनी भी बाकी भी मोनोसाइट्स है, यूसोफिल है, टी लिम्फोसाइट, सब उसके बीच में आ जाएंगे और ये पूरा एक पेरिफेरी बना के क्या बनाएंगे, ग्रेनुलोमा। और इसी पेरिफेरी जाइंट न्यूक्लियोइड एपिथेलियल सेल के बीच में क्या होता है अपने, बेसिलाई। ठीक है, तो वो एंट्रैप कर देते हैं। अब अगर ये एंट्रैप नहीं होंगे तो क्या होगा, स्प्रेड होगा। अब एंट्रैप होने के बाद क्या, किसी ने नेक्रोसिस बोला था, कैसिस नेक्रोसिस अगर होगा तो जाके वो आगे कैविटी में डेवलप होगा। ठीक है, और अगर वो इनएक्टिव हो गया तो क्या हुआ था, प्राइमरी ग्रेनुलोमा का हील हो गया था कैविटी। ठीक है, तो ग्रेनुलोमा इज अ फोकल कॉम्पैक्ट कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल इन विच मोनोन्यूक्लियर सेल predominant. It may be immunological or non-immunological. In immunological type, lymphocytes are predominant. Apoptotic cell, when macrophage become activated, cytoplasm assume a large, pale, eosinophilic or even foamy appearance, margin being indistinct. So adjacent macrophage seem to form a continuous sheet akin to surface epithelium. Such cells are called epithelioid cells, which form epithelioid cells granuloma. ठीक है, these are multinucleate cells. These cells are two types. Nuclei, first is nuclei arranged along periphery, forming rosette around central cytoplasmic area called Langerhans type giant cell. और in foreign body type giant cell, nuclei do not show regular arrangement. ठीक है, giant cell भी दो टाइप की होती है, एक होती है Langerhans टाइप और दूसरी तो foreign body. ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, सिंपल ये कि अगर वो पेरिफेरी में अरेंज हो जाएंगे न्यूक्लियाई तो Langerhans है, और अगर वो डिस्टेंस नहीं होंगे, न्यूक्लियाई आराम से फैले रहेंगे तो वो foreign body giant cells हैं. Then entire granuloma may undergo fibrosis, hyalination, calcification or even ossification, and it will be lead to heal or calcification. ठीक है, TB necrotizing epithelial cell granuloma, presence of central area of necrosis. वो तो ये चीज़ हो गई कि हील हो गया, कैल्सिफिकेशन होगा, फाइब्रोसिस होगा. अगर फाइब्रोसिस नहीं हुआ, हील नहीं हुआ तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा. कौन सा नेक्रोसिस, कितने टाइप का नेक्रोसिस होता है, तो टीबी में कौन सा होता है, केजेस. ठीक है, तो केजेस नेक्रोसिस होगा तो क्या होगा, और केजेस नेक्रोसिस होता क्यों, मेनली केज नेक्रोसिस होगा तो वहाँ पे लिक्विडेशन होगा, जितने भी टीबी का आसपास साइड में लिक्विडिफाई हो जाएगा. लिक्विडिफाई हो जाएगा तो वो उस जो ग्रेनुलोमा है उसको पेनिट्रेट कर केविटी में फॉर्म करेगा और वहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन बढ़ जाएगी. और जैसे ऑक्सीजन टेंशन बढ़ेगी तो मैंने कहा था ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ट्यूबरकुलोसिस ग्रो करेगा, एनलार्ज होगा, उस केविटी से रप्चर होकर बाहर बेसलाइज जाएंगे और इट विल लीड टू केविटेटरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एंड विच इज़ मोस्ट इन्फेक्टिव. अगर पेशेंट है टीबी के साथ आया, एक्सरे में केविटी दिख रही है, स्पूटम आ रहा है, तो उसका स्पूटम 101% क्या आना चाहिए, पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि वो केविटी टू या ब्रोंकस से कम्युनिकेट हो चुका है. ठीक है, ये डायग्राम है, बीच में क्या दिख रहा है हमको, जाइंट मेडिकुलर सेल दिख रही है, Langerhans टाइप. ठीक है, बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस दिख रहा है, उसके चारों तरफ कंपाउंड एरवेल सेल्स दिख रही हैं और एपिथेलियल सेल्स दिख रही हैं और लिम्फोसाइट्स, ये सारा मिलके ग्रेनुलोमा बना रहे हैं. ठीक है, ये बीच में क्या है, नेक्रोटाइजिंग एरिया पिंकिश दिख रहा है और चारों तरफ क्या आ रही है, एपिथेलियल सेल्स. अब ये जो ग्रेनुलोमा इन्फ्लामेशन भी, ये भी दो टाइप का होता है, एक्जिटेटिव और प्रोलिफरेटिव. When it's less well demarcated, comprised of neutrophils, lymphocytes, macrophage and epithelial lymphocytes arranged in a loose collection with little fibroblastic proliferation. These are soft granuloma and it contains AFB. Proliferative में क्या, well circumcised with a lymphocyte cup surrounded with well aggregated epithelial lymphocytes, plasma cell, scant neutrophils, fibroblastic proliferation more marked and less likely to contain AFB. क्या हो गया दोनों में, क्या डिफरेंस हुआ, एक न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंट है जिसमें AFB कम है, लाइकली टू कंटेन लेस AFB. प्रोलिफरेटिव में क्या है, लिम्फोसाइटिक है. एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है सबसे पहले कौन सी सेल्स आती है बॉडी में अटैक करने के लिए, उसको न्यूट्रोफिल, उसके बाद मोनोसाइट लिम्फोसाइट है ना. ठीक है, तो कभी भी जब टीबी वाला पेशेंट होता है तो अपने पास एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, वो क्रोनिक आएगा. तो जब अपन उसका कुछ भी आप स्पूटम या कुछ भेजेंगे या उसकी बायोप्सी लेंगे या एफएनसी करेंगे तो अपन को कौन सी, या मान लो फ्यूजन है तो कौन सी सेल्स प्रीडोमिनेंट दिखेगी उसमें, लिम्फोसाइट.
ठीक है। तो हमेशा प्रोलिफेरेटिव जो होता है स्पूटम, जिसमें मेनली वो लिम्फोसाइटिक होता है और ए बी सेल्स कंटेन होते हैं, ठीक है। लेंगरेंस जाइंट सेल सीन इन बोथ टाइप बट मोर कॉमन प्रोलिफेरेटिव टाइप। लेंगरेंस सेल्स जाइंट सेल जो होती है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है पल्मोनरी टीबी का, ठीक है। और इसी में मोस्ट कॉमन वो ए बी कंटेंट रखते हैं। चीज लाइक और केजेट नेक्रोसिस कंटेंट ग्रानुलोमा ऑन ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आर कैरेक्टरिस्टिकली बट नॉट एक्सक्लूसिव फाउंड इन टीबी रीजन, ठीक है। Caesium can become infected and encapsulated by fibrous tissue, or it can become completely organized and converted into fibrous scar that is often calcified or ossified. It may undergo liquefaction and cavitation, which is seen with bacilli. The presence of caseous necrosis generally implies that the lesion is active. अगर caseous necrosis है तो कैविटी फॉर्म होगी, ब्रोंकस कम्युनिटी होगी, तो क्या होगा, मैंने कहा था स्पूटम पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा कि लीजन क्या है, एक्टिव है, ठीक है। अगर कभी भी किसी भी माइक्रोस्कोपी में रिपोर्ट आ रही है कैसे नेक्रोसिस आ रहा है तो उसको क्या है, चाहे एफएनएसी रिपोर्ट हुई, ब्लड रिपोर्ट हुई, चाहे बायोप्सी रिपोर्ट हुई, तो क्या है वो एक्टिव टीवी है, ठीक है। क्लिनिकल एवल्यूशन एंड नेचुरल हिस्ट्री, होस्ट फैक्टर, एज, tuberculosis affects all age developing countries, show a sharp rise in infection rate from infancy to adolescent. In the developing country, the disease is now more common in elderly development. Sex, more common prevalent in male than in female. Heredity, tuberculosis is not a hereditary disease. However, twin studies indicate that inheritance susceptibility is an important risk factor. हालांकि हेरिडिटी डिजीज नहीं थी, बट अगर ट्विन है तो मोस्ट कॉमन चांस है, अगर एक ट्विन को है तो दूसरे को भी टीबी होने के चांस होंगे। न्यूट्रिशन, malnutrition is widely believed to predispose to tuberculosis, but the available evidence on this point is only indirect. Indirectly affect करता है टीबी को। Immunity, man has no inherited immunity against tuberculosis. It is acquired as a result of natural infection or BCG vaccination. इसीलिए शायद मेल में ज़्यादा कॉमन होता है टीबी फीमेल के कंपेरिजन। क्लिनिकल फीचर, सिस्टमिक फीचर और कंस्टिट्यूटिव सिम्टम ऑफ टीबी टॉक्सीमिया इंक्लूडिंग एनोरेक्सिया, वेट लॉस, lassitude, evening pyrexia, night sweat. These are common in all form of tuberculosis. एंड अदर जो सिम्टम पेशेंट मोस्ट कॉमनली यहाँ लेके आता है, क्या लेके आता है, अमिताभ बच्चन भी बोलता है 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो टीबी है। इट्स कंटिन्यूस लो ग्रेड इवनिंग राइस फीवर होगा, चेस्ट पेन में भी एट सम टाइम पेशेंट कम विथ हिमोप्टाइसिस। हिमोप्टाइसिस क्या होता है,